नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, PTT की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से रोजाना 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके करा रहा हूं। तो आज का जो सीरीज रहेगा आप सभी साथियों के सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। और इस सीरीज में मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बिल्कुल शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो अभ्यर्थी सामने लाइव पर आ चुके हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप अपना नाम। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, महापुरुष अथवा वीरों के विशेष कार्य को वर्णित करने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेली, ऑप्शन नंबर सेकंड विगत, ऑप्शन नंबर थर्ड पवाड़ा, ऑप्शन नंबर फोर्थ विशाला। जल्दी से जवाब दीजिएगा। महापुरुष होते हैं और अथवा वीरों के बारे में उनके कार्यों का वर्णन करने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उन सभी रचनाओं को कहा जाता है पवाड़ा। क्या कहा जाता है? पवाड़ा। तो यहां पर हम जो ऑप्शन नंबर क्लिक करेंगे साथियों, वो हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। हाँ भैया, जल्दी से चेक कर लो आप में से कितने साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सभी के मिल चुका है भैया आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किसने तैयार किया था? सबसे पहले राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन है सीताराम लालस ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है महेंद्र लालस ने, ऑप्शन नंबर थर्ड है जे नारायण व्यास ने, और ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है विजयदान देथा ने। जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दे रखा है भाई आपके सामने, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें, जल्दी से जवाब करें। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? सही जवाब दिया है यहां सीताराम लालस। बिल्कुल, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो निम्नलिखित में से किसने तैयार किया है? सीताराम लालस को हमें यहां पर राइट कर देना होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, विजयपाल रासो निम्नलिखित में से किसकी लिखी गई है? यानी विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? शारंगधर, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है नलह सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है नरपत सिंह नालय, ऑप्शन नंबर फोर दे रखा है चंद्र बरदाई। तो विजयपाल रासो के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो विजयपाल रासो के जो रचयिता है वो है साथियों नलह सिंह। हाँ भाई, क्लियर हो गया है आगे सभी को? हाँ, इसका आंसर करना होगा हमें नलह सिंह को। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर उक्त पंक्ति में कविता किसके दोहे को बता रही है? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर उक्त पंक्ति में किसके दोहे के बारे में कहा गया है? रहीम, सूर्यमल मिश्रण, बिहारी, और एक ऑप्शन दे रखा है मतीराम। तो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर उक्त पंक्ति जो दो है वो किसके बारे में बता रही है? तो यहां हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन बिहारी। चलिए साथियों पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचों क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है?
बिल्कुल पंडित हीरालाल शास्त्री, यहां सही जवाब दिया है पंडित हीरालाल शास्त्री। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? पंडित हीरालाल शास्त्री को हमें यहां पर राइट करना होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पंडित हीरालाल शास्त्री को हम यहां पर राइट करेंगे। छठा क्वेश्चन है साथियों, वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, उसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर फोर दे रखा है मोहनोत नैणसी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। वेले कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ री रचना है। किसकी रचना है? पृथ्वीदास राठौड़ री रचना है। तो यहां पर हम राइट कर देंगे ऑप्शन संख्या बी पर। चलते साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। यहां पर आपको पुस्तक दे रखे हैं और यहां पर आपके सामने लेखक भी दे रखे हैं, इनको आपको सुमेलिखित करना है। यहां पर दे रखा है पहला पुस्तक है राजवल्लभ, क्या इसके लेखक इनमें से कौन है? आपको सुमेलिखित करना है। पुस्तक है खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? सुमेलिखित करना है। पुस्तक है वीर सतसई, इसके लेखक कौन है? आपको मिलान चिन्ह करना है। पुस्तक है काहनड़ देव प्रबंध, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? मिलान चिन्ह करना है। और इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये सारे के सारे आपको मिलान करने होंगे। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं, आप में से जिनको आ रहा है आप जवाब कर सकते हैं। आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप जवाब कर सकते हैं भैया। आंसर आ रहा है तो जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन है राजवल्लभ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजवल्लभ जो पुस्तक है वो मंडन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मंडन के द्वारा। तो राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया ध्यान रखिएगा मंडन है। कौन है साथियों? मंडन है। आगे है खुमान रासो के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खुमान रासो के रचयिता कौन है साथियों? तो खुमान रासो के जो रचयिता है वो है दलपत सिंह। कौन है भैया? दलपत सिंह। तो खुमान रासो के जो रचयिता है वो है दलपत सिंह। अगला क्वेश्चन दे रखा है वीर सतसई, वीर सतसई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर सतसई नामक जो पुस्तक के जो लेखक है वो है साथियों सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला है कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कानड़ देव प्रबंध के जो लेखक है वो है भैया पद्मनाम। कौन है भैया? पद्मनाम। और इसी प्रकार विजयराज पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है जयानक मिश्रण। कौन है? जयानक मिश्रण। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या? जयानक मिश्रण नहीं, केवल जयानक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, मिलान कर लो जल्दी से, जल्दी से मिलान कर लीजिएगा। देखो साथ के साथ याद रख लेना है, साथ के साथ आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रीड करोगे ना तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा और ये पक्का आएगा एग्जाम में। राजवल्लभ के लेखक कौन है? मंडन। खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजय। वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कान्हड़ देव प्रबंध के पद्मनाम और पृथ्वीराज विजय के हैं जयानक। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है? सभी क्लियर हो गया क्या भैया? जल्दी से बताओ। ले लिया भैया आपने स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है? आठवां क्वेश्चन है साथियों कि पद्मावत के लेखक कौन है? बिल्कुल, पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर सेकंड मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर थर्ड सूर्यमल मिश्रण और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जयानक। जवाब करें भाई, आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं? क्वेश्चन है भैया पद्मावत के लेखक कौन है? बिल्कुल, सुबोध भैया ने जवाब दिया है मलिक मोहम्मद जायसी।
बिल्कुल भैया, पद्मावत के जो लेखक है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है राव जेतसिरो छंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? राव जेतसिरो छंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो भाई आपके रटा हुआ होगा। बिट्टू सुझारी रचना है। राव जयसिरो छंद किसकी रचना है? बिट्टू सुझारी रचना है। किसके साथियों? बिट्टू सुझारी रचना है। तो ये तो क्वेश्चन आपके अब रट गया होगा, क्योंकि पिछले बार भी इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार मैंने कराया था, और याद रख लेना। और आपको पता है पिछले बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत का चयन करो। यहां पूछ रहा है कि भाई इनमें से असंगत कौन सा है? इनमें से असंगत कौन सा है वो हमें यहां पर बताना होगा। क्या राजवल्लभ के लेखक मंडन है? बिल्कुल, अभी अपन ने पढ़ा ही था साथियों कि राजवल्लभ के जो लेखक है वो मंडन है, यानी ये तो हमारे पास बिल्कुल सत्य है। खुमाणा रासो के लेखक है दलपत सिंह विजय, ये भी मैंने आपको भी पढ़ाया था, ये भी सत्य है। वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, अभी पढ़ा था, ये भी सत्य है। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पदम नाम, ये भी भाई सत्य है। अब बचा एकमात्र बलवंत विलास। हाँ भाई, बलवंत विलास यहां दे रखा है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना नहीं है। बलवंत विलास पृथ्वीराज राठौड़ की रचना नहीं है। बलवंत जो विलास है वो है साथियों सूर्यमल मिश्रण की रचना। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना। तो यहां लिखूंगा सूर्यमल मिश्रण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो बलवंत विलास किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। तो यहां पर हमें राइट करना होगा यह को। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से असंगत कौन है, तो निम्नलिखित में से असंगत में हम यह ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल, यह ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बाड़मेर के अंदर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ भाई, कौन सी बोली जाती है? शेखावटी, ढुंढकी, ढांडी और चौरासी। जल्दी से बताओ। शेखावटी, ढुंढकी, ढांटी और चौरासी। ढांडी नहीं है, सॉरी, गलती से ढांटी है, ढांटी, ढांटी टी है ना। शेखावटी क्षेत्र में कौन सी बोली निम्नलिखित में से बोली जाती है? हाँ बिल्कुल, ढांटी। ये बोली शेखावटी क्षेत्र में बोली जावे छे। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावटी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो है ढांटी। आगे बढ़ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है शेखावटी बोली बोली जाती है। अब ये बोल रहा है कि भाई शेखावटी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? ढांटी। और ये ढांटी नामक जो बोली है कौन कौन से क्षेत्र में या कौन से जिले में प्रमुख रूप से बोली जावे? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। देखो भाई, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हमने कट कर दिया। कोटा, बूंदी, बारा ये शेखावटी क्षेत्र में बिल्कुल को नहीं आवे, तो एन भी आप कट कर दे, बोले ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चा जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। जयपुर जो है वो शेखावटी क्षेत्र में को नहीं आवे, हम इसको कट कर देंगे। बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये जो क्षेत्र आते हैं वो शेखावटी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन यहां पर हमें क्लिक करना होगा। शेखावटी बोली बोली जाती है सीकर जिले में, चूरू जिले में और झुंझुनू जिले में। चलिए, क्लियर हो गया सभी के? सभी के क्लियर हो गया कि यहां तक? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन। तोरावटी बोली निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तोरावटी बोली निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तोरावटी बोली निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? झुंझुनू और सीकर जो जिला होता है उसमें प्रमुख रूप से तोरावटी बोली बोली जाती है। झुंझुनू और सीकर जो जिला है उसमें प्रमुख रूप से जो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है उसको तोरावटी कहते हैं।
चलो भाई 14 क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको सभी को पता होना चाहिए, मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है साथियों गोरमजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, जिसकी जो ऊंचाई है 936 मीटर है। और अगर अपन बात करते तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ भाई 15वां क्वेश्चन है, जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो देशहारों के नाम से जाना जाता है। जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य वाला जो क्षेत्र है वो देशहारों के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जावे? अहेरवाटी, काठेड़ी, जगरोती, खेराड़ी। तो आपको पता है जयपुर के अंदर सर्वाधिक अहेरवाटी नामक काठेड़ी बोली बोली जाती है। तो जयपुर का जो दक्षिणी भाग होता है उस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से बोली बोली जावे वो कहलाती है भैया काठेड़ी बोली। कौन सी बोली है? काठेड़ी बोली। तो यहां पर हम काठेड़ी बोली को राइट करेंगे। हाँ भाई सभी के क्लियर हो चुका है, सभी क्लियर हो चुका है, काठेड़ी बोली को हम यहां पर राइट कर देंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है 17 की बात कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो अभी मैंने बात बताई थी आपको कि दक्षिणी भाग में जो बोली जाती है वो काठेड़ी बोली है। अब यहां बोल रहा है कि जयपुर जिले का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग होता है उसमें प्रमुख रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? हाँ भाई जल्दी से जवाब करें। दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है? 84 नामक जो बोली है ये टॉक वाले पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है और जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी वाले क्षेत्र में बोली जाती है 84 बोली। कौन सी बोली होगी साथियों? 84 बोली को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें 84 बोली को राइट करना होगा। इंदिरा जी बिश्नोई हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी प्रकार पुमाराम जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संतोष गुजर हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हुआ था। राजस्थान की ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री है जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हुआ था? आप सभी को पता है राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे जी। और वसुंधरा राजे का जो जन्म हुआ है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मई पर हुआ है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रभाव के लिए जाना जाता है? जैसलमेर जिले का कौन सा गांव है जो रेगिस्तान के प्रभाव के लिए जाना जाता है? मानगढ़ गांव, नाचना, रामगढ़ और सम। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, आप जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। जैसलमेर का कौन सा गांव है, जैसलमेर का कौन सा गांव है साथियों जो रेगिस्तान के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, नाचना गांव। बिल्कुल एकमात्र ऐसा गांव है जैसलमेर का जहां लोग जाते ही नाचने लग जाते हैं, वो है नाचना गांव। और आपको पता है ऊंट की एक नस्ल भी है नाचना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है? या अपन इसको सीधी बोलचाल भाषा में ये कह सकते हैं कि गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख रूप से नृत्य है? शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर। जल्दी से बताओ भाई, गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है? जवाब करे भाई जल्दी से। ना शेखावटी क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है, शेखावटी क्षेत्र। गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र प्रमुख रूप से किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य प्रमुख रूप से शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब आ चुका है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ नृत्य प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है।
चलिए क्लियर हो गया सभी को। हाँ भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या है हमारे पास में 21। आचार्य तुलसीदास का जन्म राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले कौन से स्थान पर हुआ था। आचार्य तुलसीदास का जन्म राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले पर या कौन से स्थान पर हुआ था। यहां पर सुमित भैया ने जवाब क्या है, लाडनू में। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई सुमित भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है, लाडनू। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों लाडनू को। यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा कि आचार्य तुलसीदास जी का जन्म राजस्थान के लाडनू में हुआ है। ठीक है भैया, यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम कौन से जिले में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग हैं वो अधिकतम कौन से जिले में पाए जाते हैं, बताओ भाई। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम कौन से जिले में पाए जाते हैं, जवाब करें। देखो साथी जो लाइव ले रहे हैं वो भी जवाब करने का प्रयास करें ना भैया, जो यूट्यूब से लाइव ले रहे हैं वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। यूट्यूब वाले सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं कि अगर आप लाइव पर जुड़े हैं तो कोशिश करें कि आप प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। चेक कर लेना, कोई बात नहीं कि भाई आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो कम से कम ये तो है कि आपको ये भी पता चलेगा कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चलिए क्लियर हो चुका है। हाँ, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम कौन से जिले में पाए जाते हैं। मैं जहां तक देख पा रहा हूं केवल एकमात्र सुमित भैया का सही आंसर है 12 में। कई बात थे ना, सहरिया जनजाति जब अपन पढ़ रहे थे ना जनजाति, तब नहीं पढ़ा था आपने क्लास, किसी ने नहीं लिया क्या जनजाति वाला। राजस्थान की अपन जनजातियां पढ़ रहे थे तो वो नहीं पढ़ी थी क्या आपने क्लास। तो जवाब दो ना भाई, 12। बिल्कुल हमें राइट करना होगा 12 जिले को। अगला क्वेश्चन है 23वां। राजस्थान का अमरनाथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। क्वेश्चन है, पाली जिले के समदड़ी कस्बे के पास में एक गुफा में स्थित परशुराम महादेव के मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। सेकंड नंबर है, बेणेश्वर महादेव का जो मंदिर है डूंगरपुर जिले में, क्या उसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। हर्षनाथ का मंदिर है सीकर में, क्या उसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पाली जिले के समदड़ी तहसील पर गुफा है और उसमें स्थित है परशुराम महादेव जी का मंदिर, और जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान बहती है। और पश्चिमी राजस्थान की मैं कहता हूं कि प्रमुख नदी भी उसे कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर जवाब करना होगा साथियों, लूणी नदी। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की बहने वाली एक प्रमुख नदी भी मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा लूणी नदी को। आगे क्वेश्चन कह रहा है, गरासिया लोग मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं। गरासिया लोग मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समाधि, हुर्रे, बेकुंठी, इनमें से कोई नहीं। रिसु मीना हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा। नहीं 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 भैया, हुर्रे कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सुमित भैया का, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सुमित भैया देखिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, पैड बैच से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। और इनका हमेशा मैंने देखा है कि रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी इनको मैं टेस्ट देता हूं मैक्सिमम 90% ये हर क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो बिल्कुल गरासिया लोग मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं, हुर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं,
हुर्रे कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर हमें राइट करना होगा हुर्रे को। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों का देवता कहा जाता है? बिल्कुल बताओ भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनको सांपों का देवता कहा जाता है? जवाब कीजिएगा, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको सांपों का देवता कहा जाता है? बापू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हनुमान जी। बिल्कुल सलूम्बर से हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रिसु मीना जी, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि वहां से हम आपको स्टडी मटेरियल वाला जो पीडीएफ ग्रुप है उसमें शामिल कर देंगे। राजस्थान के किस लोक देवताओं को सांपों का देवता कहा जाता है? बाबू जी को, गोगा जी को, रामदेव जी को, हनुमान जी को। जवाब करे भाई। सही जवाब दिया है, बिल्कुल 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 सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब दिया है गोगा जी। आगे बढ़ जाते हैं, 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का मित्र निम्नलिखित में से कौन था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र निम्नलिखित में से कौन था? जल्दी से बताना भाई, पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन ने? अजयराज, बिसलदेव, चंद्र बरदाई, इनमें से कोई नहीं। जवाब करें, पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर दिनेश भैया, हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल सही जवाब दिया, पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र है वो कौन था? चंद्र बरदाई। कौन था? चंद्र बरदाई। 28वां क्वेश्चन है, बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी है, बीएसएफ के जवान हैं उनकी आराध्य देवी निम्नलिखित में से किनको माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नारायणी माता को, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है काली माता को, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है लक्ष्मी माता को, और ऑप्शन नंबर फोर दे रखा है तन्नोट माता को। जल्दी से जवाब करे भाई। क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तन्नोट माता। भाई रिसु भैया तो आज बाजी मार रहे हैं, तन्नोट माता। तो बिल्कुल हमें यहां पर तन्नोट माता को राइट करना होगा। बिल्कुल रिशु मीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तन्नोट माता। आगे बढ़ जाते हैं, 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक माह में, जेठ माह में, आषाढ़ माह में, चैत माह में? जल्दी से बताओ भाई। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में बढ़ता है। अब पूछा जा रहा है कि कब बढ़ता है? कार्तिक माह में, जेठ माह में, आषाढ़ माह में, चैत माह में। चार ऑप्शन आप सभी के सामने रखे हैं। बिल्कुल देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई रिशु ने। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब है, कार्तिक माह में। सभी का आ गया क्या? कार्तिक माह, पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है साथियों, और कार्तिक माह की पूनम को पुष्कर मेले का आयोजन होता है, जिसे राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय मेला भी कहा जाता है। आंखें देने वाले बाबा के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? ऐसे कौन से बाबा है जिनको आंखें देने वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? आंखें देने वाले बाबा के नाम से निम्नलिखित में से किनको जाना जाता है? जवाब करते जाइएगा सभी। कृष्णानंद जी को, एडी राही को, कन्हैयालाल सेठिया को, करपाराम खीडिया को। तो आंखें देने वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता था? कृष्णानंद जी को जाना जाता था, कृष्णानंद जी को। यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए
फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है, और बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिए हैं संतोष गुर्जर ने। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? सीकर, चूरू, अजमेर, जयपुर। बताओ भाई कौन सा क्षेत्र है जो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? सीकर, चूरू, अजमेर, जयपुर। या क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? भाई जयपुर जो जिला आता है वो ढूंढाड़ क्षेत्र में आ जाता है। तो हम राइट कर देंगे ऑप्शन नंबर 4 को। तो बिल्कुल हम यहां पर ऑप्शन नंबर 4 को राइट करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 32वां क्वेश्चन है, लोक संगीत की वह जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ है मांगने वाला होता है। लोक संगीत की एक ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मांगने वाला? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मांगने वाला। नट, पातर, मांगनियार, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मांगनियार, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है मांगनियार। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों मांगनियार को। बिल्कुल हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ गया सभी के। आगे चलते हैं साथियों। 33वां क्वेश्चन है, बिल्लों का अंतिम मृत्यु भोज क्या कहलाता है? भील जनजाति के अंदर अंतिम जो मृत्यु भोज है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है साटा, ऑप्शन दे रखा है काटा, ऑप्शन दे रखा है माटा, ऑप्शन दे रखा है भाटा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्लों का जो अंतिम मृत्यु भोज है उसे क्या कहा जाता है? बिल्लों का जो अंतिम मृत्यु भोज होता है उसको काटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काटा कहा जाता है। हाँ भाई, 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जन जीवन में भुरकी डालना। एक जन जीवन में कहावत है कि यार वो छोरो लखनऊ कौन चाले पत्तो नहीं भी पर काई भुरकी डाली गई। तो राजस्थान में जन जीवन में भुरकी डालना, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भ्रम में डालना, ऑप्शन नंबर सेकंड भरण पोषण करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ खेत में बीजारोपण करना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है वंश में करना। बिल्कुल सही जवाब होगा भुरकी डालना। भुरकी डालने का मतलब होता है वंश में करना। वंश में करना कई बार होता है कि अपने जब घर के कोई सदस्य कहना नहीं मानते घर वालों के, और दोस्तों का ही कहना मानते, किसी और का ही कहना मानते हैं, तो घर वाला क्या पता नहीं बहुत थार पर काई भुरकी डाली जो तू आजकल बीकी बीकी मात माने। तो भुरकी डालने का मतलब होता है वंश में करना, भ्रम में डालना नहीं होगा, वंश में करना। यहां पर सही जवाब करना होगा वंश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, उदयपुर में तस्तीरनुमा पहाड़ियां किस नाम से जान जाती है? उदयपुर जिले में तस्तीरनुमा जो पहाड़ियां हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? टाड़ के नाम से, गुलंदा के नाम से, वहत के नाम से, या गिरवा पहाड़ियों के नाम से? नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल उदयपुर के अंदर तस्तीरनुमा जो पहाड़ियां होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर में तस्तीरनुमा जो पहाड़ियां होती है उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गिरवा की पहाड़ियां हम उनको कहते हैं। 36वां क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? बताओ भाई मीराबाई किसकी पुत्री थी? ऑप्शन दे रखा भीम सिंह की, ऑप्शन दे रखा अर्जुन सिंह की, ऑप्शन दे रखा है रतन सिंह की, ऑप्शन दे रखा है सुमेर सिंह की। मीराबाई निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? मीराबाई सादा को रंग छोड़ो ये थाने तो मेवाड़ियो मन प्यारो।
सही है बिल्कुल, रतन सिंह। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की पुत्री थी। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 37। कागी गान के लिए प्रसिद्ध रुक्मा किस जाति से संबंधित थी? कागी गान, कागी गान का मतलब होता है नाक से जो गान गाया जाता है, नाक से जो गीत गाया जाता है, और उसके लिए प्रसिद्ध रुक्मा किस जाति से संबंधित थी? लंगा, मंगनियार, गरासिया या सेहरिया जनजाति? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर कागी गान, इसका मतलब नाक से गाया जाने वाला। बिल्कुल सही जवाब है मांगणियार जनजाति। तो कागी गान के लिए प्रसिद्ध है रुक्माबाई, वो किस जाति संबंधित थी? तो मांगणियार को यहां पर हम राइट कर देंगे। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वे नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है या बहती थी? चंबल, सरस्वती, बाणगंगा, कातली? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों सरस्वती नदी को। यहां पर हमें सही जवाब करना होगा साथियों सरस्वती नदी को। 39वां क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला कहां पर स्थापित की गई? उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने। उत्तरी भारत की एकमात्र वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? जवाब करते चले जल्दी से। उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है? अजमेर जिला में स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? अजमेर जिले में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 40 है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1977 को, 12 दिसंबर 1979 को, 12 दिसंबर 1981 को और 12 दिसंबर 1987 को। जल्दी से जवाब करें। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो 12 दिसंबर 1977 को किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1977 को किया गया था। मोट, गवार, बाजरा, जवार राजस्थान की मुख्य फसल है। रबी की फसल, सब्जी की फसल, खरीफ की फसल और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। मोट, गवार, बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है। कौन से ऋतु की फसल आती है? रबी की फसल, सब्जी की, खरीफ की या इनमें से कोई नहीं? बोलो जल्दी से। खरीफ की फसल। किसकी खरीफ की फसल होगी ना भाई? रबी की फसल रजाई, रजाई सर्दी में ओढ़ी जावे, तो जवार बाजरो सर्दी में तो बोयो कौन जावे? तो खरीफ की फसल बिल्कुल हमें राइट करेंगे भाई यहां पर खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल को हम यहां पर क्लिक कर देंगे। बिल्कुल यहां पर खरीफ की फसल आंसर आ चुका है। 42वां है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर मिले हैं? बौद्ध मंदिर के स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बेराट। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? बौद्ध मंदिर के स्मारक राजस्थान में किस स्थान पर मिले हैं? बेराट में। सही जवाब दिया है बेराट। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है
बेराठ। यहां पर हम राइट कर देंगे साथियों बेराठ को। आगे बढ़ जाते हैं। 43वां क्वेश्चन है, वे एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। वे एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां पर सही और सटीक जवाब दिया है, बिल्कुल हमें राइट करना होगा जोधपुर जिला। जोधपुर जिला राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाने की संभावना है या है। जालोर का किला निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे है। जालोर का किला निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दे रखा है चंबल, ऑप्शन दे रखा है सुकड़ी, ऑप्शन दे रखा है लूणी और ऑप्शन दे रखा है बनास। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। जवाब करें भाई, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। नहीं, यहां पर देखिए आंसर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुकड़ी नदी। जालोर का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यहां पर जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा साथियों हमारे पास में सुकड़ी नदी। जालोर का किला कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो सुकड़ी नदी को हम यहां पर राइट करेंगे, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। 45वां प्रश्न है, कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने के लिए बेलों के चलने का एक ढालनुमा मार्ग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कल भी रखा था, काफी स्टूडेंट ने जवाब दिया था। अब देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं, वो आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने के लिए बेलों के चलने का ढालनुमा जो मार्ग होता है उसे घूणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूणी कहा जाता है। तो यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए पर। ए ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर देंगे। किस पर क्लिक करेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर हम क्लिक कर देंगे। हाँ भैया, सभी के क्लियर हो गया यहां तक, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। तो बिल्कुल राजस्थान जीके की क्लास यहां पर कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको मैं क्लास पढ़ा रहा हूं रीजनिंग की। तो आप सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र एजुकेशन 1.0, उस पर जल्दी से जुड़ जाइएगा और वहां पर अपन रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आ जाओ सभी साथी, दूसरे चैनल पर आ जाइएगा, चैनल का नाम सर्च कर लेना शैलेंद्र एजुकेशन 1.0 और वहां पर आ जाओ, सभी रीजनिंग क्लास में जुड़ जाते हैं।